गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर ये मैट्रिक्स का पढ़ रहे थे, उसी को आगे लेक्चर 2 कंटिन्यू करते हैं। जेई मेंस एंड एडवांस के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत आराम से करेंगे हम लोग, धीरे धीरे। आपको भी बड़े पेशेंस के साथ जो मैं कह रहा हूँ वो करना है, तो मोस्ट ऑफली बहुत इजी रहेगा आपको और ये आप सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बगैर ज़्यादा बातचीत किए हुए। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। टाइम की है कमी और आपको देना है ज्यादा, इसलिए धनाधन भागना चालू करते हैं। ठीक है, ओके, बात क्लियर है। तो इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन एक ये मैट्रिक्स गिवन है, ये गिवन है, ये इक्वल टू 40 है, देन 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर ये डरावना है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पावर 5 गिवन है। अगर हम पहले a निकाले, फिर a स्क्वायर निकाले, फिर a क्यूब यहाँ से a की पावर 5 तक जाए, दूसरा फिर हम ये 10 पावर तक जाए, फिर ये 5 पावर तक जाए, तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो फिर कैसे करेंगे इसको, प्रोसीड कैसे करें? तो थोड़ा सा यहाँ पर अपने दिमाग का यूज करें। थोड़ा आप लगाइए, 2 मिनट का मैं टाइम देता हूँ। आप सोचिए क्या आंसर आ रहा है आपका, लगाइए दिमाग। 2 मिनट। नहीं, थोड़ा सा डरावना तो लग रहा है लेकिन तो ठीक है, इस डरावने को थोड़ा सा सही करते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे कैसे इसको, वो देख लेते हैं। यहाँ पर हम इसको करेंगे ऐसे कि जैसे यहाँ पर पावर 5 है, तो यहाँ पर जो पावर 10 है, क्या इसको हम 5 में ब्रेक कर सकते हैं? तो हमने क्या किया, इसको एज इट इज नोट कर लिया। 125 0 1/2 माइनस 1 1/2 होल पावर 5 ये है, और 1 2 माइनस 1 0 ये होल पावर 5, ये होल पावर 5, फिर 1 माइनस 1 2 0 ये होल पावर 5, और 0 1/2 माइनस 1 1/2 ये होल पावर 5, और ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 20 डिवाइड, और ये x प्लस 2 ये 2/1 का, और इक्वल टू ये 40 1/1 का। हमको पता है कि यहाँ पे 1/1 का फाइनल रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/1 का मैट्रिक्स तो बनना ही बनना है। और हम चेक भी कर सकते हैं, 2/2 ये क्या, 1/2 फिर 1/2 फिर 1/2 और 1/2 और 2/1 लास्ट में है, तो फाइनल हमारा 1/1 का मिलेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो इनको हम करेंगे एक साथ और इसकी होल पावर 5 कर लेंगे। इसको a और इसको b लेट कर लेते हैं, और इनका जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हम सिर्फ सिंगल a और b का करके देख रहे हैं, पावर 5 तो बाद में कर लेते हैं। तो इसका अगर हम यहीं पे डायरेक्ट कर दें, आप समझ रहे होंगे, पावर 5 को मैं हटा देता हूँ, सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक जनरली आपको दिखाता हूँ कि क्या आने वाला है। 0 × 1 0, डायरेक्ट लिख देता हूँ, 0 × 1 0, 1/2 × 2 1, माइनस 1 × 1 माइनस 1, और 1/2 × 2 प्लस 1। फिर इस वाले में करके देखता हूँ, 0 × माइनस 1 0, 1/2 0, इसमें करके देखते हैं 1 प्लस 0। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ क्या मिल रहा है, 1 0 0 1। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वाला मिल गया हमको, मैंने बताया था आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई मिलना। तो यहाँ पर ये आई मिल गया। सिमिलरली इसको भी करेंगे तो ये भी आई मिलेगा, और i टू द पावर 5, चाहे i टू द पावर कितनी भी करो वो i ही आने वाला है। तो इसका मतलब ये तो सिर्फ हमारा डरावने वाला हिसाब किताब था, यहाँ से यहाँ तक ये तो सिर्फ डरावने के लिए दिया हुआ था। इसकी वैल्यू तो i है, ये यहाँ से यहाँ तक i है। तो फिर अब हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या बचा, 125 और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 20 x प्लस 2 इक्वल टू 40। अब क्या करेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं रो बाई कॉलम। करिए मल्टीप्लाई, 1 का करेंगे इसके साथ, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 20, 25 का मल्टीप्लाई x प्लस 2 के साथ करेंगे, तो प्लस 25 x प्लस 50 इक्वल टू
ये मैट्रिक्स 1/1 का बन गया और यहाँ पर ये गिवन है 40। तो ये वैल्यू को इक्वेट करा के सबको इधर ले आते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 5x और 25 प्लस 20x, 50 और 20 70, 70 माइनस 40 प्लस 30 इक्वल टू 0। ये सीधी सी क्वाड्रेटिक हमको मिल गई। अब ये जो क्वाड्रेटिक मिली हमें वैल्यू बतानी थी 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है, यहाँ से अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इनटू बीटा क्या आने वाला है, सी अपॉन ए। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 20 प्लस 30। तो आंसर इज 51। 30 20 50 और 51। तो ये हमारा आंसर आगे। बात क्लियर है? तो इजी है क्वेश्चन, देखने में सिर्फ डरावना, यहाँ पर ये डरावना, बाकी है तो बहुत इजी। बस हमें थोड़ा पेशेंस का ध्यान रखना है, धीरे धीरे देखना है कि यहाँ पर कैसे करेंगे, उसके आगे सॉल्व होके इजीली सॉल्व होता है। ठीक है? तो ठीक है, ये क्वेश्चन एक हमने उठा लिया था, अच्छा लगा था। दूसरा अब हम करते हैं आगे का अपना पोर्शन, जो अभी हम थ्योरी बेस्ड कर रहे थे। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं। एक्चुअली में अभी हमने जो है वो चैप्टर डिटरमिनेंट नहीं पढ़ा था, तो डिटरमिनेंट्स की जानकारी ले लेते हैं थोड़ी सी, जो हमारे मैट्रिक्स में यूज होने वाली है। उसके बाद तो फिर हम आगे करेंगे, डिटरमिनेंट्स पूरा चैप्टर है वो आगे करेंगे, लेकिन अभी डिटरमिनेंट्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि डिटरमिनेंट्स क्या होता है। वैसे तो डिटरमिनेंट्स आपने 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि कैसे निकालते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में और कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टीज जो है वो हम देख लेते हैं। ओके, तो देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग इज डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स कब पॉसिबल है, तो अगर कोई मैट्रिक्स अगर केवल स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट पॉसिबल होगा। ये शॉर्टकट में मैंने लिख दिया, डिटरमिनेंट्स इज पॉसिबल या एग्जिस्ट ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि ऑर्डर या तो 2/2 का हो, या तो 3/3 का हो, या 4/4 का हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें दो मेथड है इसको डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करने के, दोनों के बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहला मेथड है कोफैक्टर मेथड। डिटरमिनेंट्स का जो साइन होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, एक बार आप जानते हैं, मैं बता चुका हूं। यहाँ पर 2 एलिमेंट लिखे हैं तो 2/2 का हो गया, और यहाँ अगर 3 एलिमेंट लिखे हुए हैं तो ये 3/3 का हो। ठीक है, तो पहला मेथड इसका है कोफैक्टर मेथड। कोफैक्टर मेथड जो मोस्टली एनसीईआरटी की बुक में गिवन है। कैसे सॉल्व करते हैं कोफैक्टर मेथड में, तो हमने एक डिटरमिनेंट अज्यूम कर लिया, लेट a इक्वल टू, ये मैट्रिक्स नहीं हमारा डिटरमिनेंट्स है, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 और c3। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसका साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये लगाया हुआ है। तो अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, डिटरमिनेंट्स ऑफ a इक्वल टू, सबसे पहले प्लस a1 ले लिया, और उसके ये रूल में बता चुका हूँ पहले भी, ये लिया और ये लिया, तो वैल्यू क्या आ जाएगी b2 c2 एंड b3 c3। ओके, माइनस b1 ये गया और ये गया, a2 c2 a3 c3 प्लस c1 ये और ये दोनों गायब, a2 b2 a3 b3। बात क्लियर है? आप देखते हैं आगे क्या करेंगे, a1 ये मल्टीप्लाइड बाय ये एंड ये मल्टीप्लाइड बाय ये, तो वैल्यू आ जाएगी b2 c3 माइनस b3 c2 माइनस b1
A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2, ये हमारी डिटरमिनेंट्स की न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। जैसा कि मैंने मैट्रिक्स में बताया था कि मैट्रिक्स का आंसर मैट्रिक्स के टर्म में आएगा, उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। यहाँ पर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ ना कुछ, अगर यहाँ पर कोई नंबर गिवन होंगे तो कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी आ जाएगी। तो ये हमारा हो गया कोफैक्टर मेथड से 3/3 का कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, बात क्लियर। अब यहाँ पर 2/2 का होगा तो ये तो डायरेक्ट ही दिखाई दे रहा है कि 2/2 का ऐसे सॉल्व कर देंगे। अब दूसरा मेथड जो हमारा है वो क्या है, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक चीज और आपको बता दूं कि ये देखिए, ये जो वैल्यूज है ये क्या है, ये कोफैक्टर ऑफ A1 है कि नहीं है। पिछले टाइम में हमने कोफैक्टर के बारे में पढ़ा हुआ था, तो ये कोफैक्टर ऑफ A1 है। वैसे तो यहीं से आंसर आ जाएगा हमारा, अगर इसका रिलेशन कोफैक्टर के साथ, जैसा कि इसका नाम है, तो ये A1 और यहाँ लिख देता हूँ कोफैक्टर ऑफ A1, यहाँ प्लस लगा देता हूँ B1, और ये जो है माइनस के साथ ये B1 का कोफैक्टर है, माइनस आएगा यहाँ पे A2 C3, तो ये माइनस की जगह प्लस कर दिया और यहाँ लिख दिया कोफैक्टर ऑफ B1 प्लस C1 कोफैक्टर ऑफ C1। तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि अगर हम सिर्फ कोफैक्टर निकाल चुके हैं तो जो नंबर है और उसका जो कोफैक्टर है किसी भी एक रो का वो नंबर और उसका कोफैक्टर अगर हम दोनों ले लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई करके प्लस कर देते हैं तो इस डिटरमिनेंट्स की न्यूमेरिकल वैल्यू डायरेक्ट भी आ सकती है। तो ये हमारे डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी होगी। वैसे तो डिटरमिनेंट्स यहीं से आंसर आ जाएगा हमारा, लेकिन ये भी एक रिलेशन है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमें ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एनसीईआरटी में भी है और जेईई में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, बात क्लियर है। तो A1 कोफैक्टर ऑफ A1, B1 कोफैक्टर ऑफ B1 एंड C1 कोफैक्टर ऑफ C1। यहाँ पर एक चीज और, जब यहाँ तक बात हुई है तो एक और बात यहाँ पर कर लेते हैं कि अगर डिटरमिनेंट्स ऑफ A की वैल्यू अगर हम इस तरीके से थोड़ा चेंज कर दें, A1 है तो A1 की जगह हमने कोफैक्टर ऑफ A1 नहीं लिया, हमने A2 का कोफैक्टर ले लिया, कोफैक्टर ऑफ A2, मतलब जो एलिमेंट्स है उसका कोफैक्टर नहीं लिया, दूसरे का ले लिया। B1 है तो कोफैक्टर ऑफ B2 ले लिया, और C1 है तो कोफैक्टर ऑफ C2 ले लिया। तो इस डिटरमिनेंट्स की न्यूमेरिकल वैल्यू 0 हो जाएगी। ये भी हमें ध्यान रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर हम कोई एलिमेंट्स लेते हैं उसका कोफैक्टर लेते हैं तो उससे डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आ जाती है, और अगर वो एलिमेंट्स ले उसके अलावा A1 की जगह A2 का ले लिया, A3 का ले लिया, किसी का ले लें, और सिंगल सारे के सारे जैसे A2 लिया तो A2 B2 C2 ही लेंगे, और अगर उसकी वैल्यू निकालेंगे तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिनका भी मैं यूज करूंगा, वो आपको याद रखना। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो भी लिख लेते हैं, यही तो लिख लेते हैं। राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। इसको यहां से प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है AB का अगर हमें डिटरमिनेंट निकालना है, AB का डिटरमिनेंट निकालना है तो डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू डिटरमिनेंट ऑफ B हो जाएगा। दूसरा, अगर हमें A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालना है तो A का जो डिटरमिनेंट होगा, A ट्रांसपोज में पहले बता चुका हूं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि एक एग्जांपल है आपको बता देता हूं, जैसे A की वैल्यू गिवन है 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स गिवन है, और अगर इसका A ट्रांसपोज निकाल लिया जाए तो ये कितना आएगा 1 3 2 4। अब इसका अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे तो कितना आएगा 4 6 -2, और इसका अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये भी कितना आएगा 4 6 -2। मींस A अगर एक मैट्रिक्स है और उसका अगर हम डिटरमिनेंट निकालें या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालें तो ये वैल्यू हमेशा दोनों सेम आएगी। थर्ड प्रॉपर्टी एक है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स में k का मल्टीप्लाई कर दिया जाए,
किसी मैट्रिक्स में k का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जैसा कि मैंने अगर आपको याद हो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में बताया हुआ था कि अगर k का मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बताती है कि डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या होता था कि सब में k आ गया तो k कॉमन एक बार आता था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रॉब्लम थोड़ी सी और है, ये अभी हम डिटरमिनेंट जब आगे चैप्टर करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर क्या होता है, हम सिंगल सिंगल रो से डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं। जैसे पहली रो में गिवन है उससे एक के बाहर आ जाएगा, दूसरी रो में गिवन है उससे एक के बाहर आ जाएगा, तीसरी रो में के कॉमन है तो वो आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर 3/3 का है तो k क्यूब बाहर आएगा। ये एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट करती है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। बात क्लियर हो रही है? ये जो अगर यहाँ पर मैट्रिक्स होता तो सिर्फ एक ही बार k बाहर आएगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे डिटरमिनेंट्स है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि k टू द पावर n बाहर आएगा इनटू डिटरमिनेंट्स ऑफ a, वेयर n क्या है, n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर 2/2 का है तो k स्क्वायर बाहर आएगा और अगर 3/3 का है तो k क्यूब बाहर आएगा। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि अगर a और b मैट्रिक्स गिवन है तो अगर ab का मल्टीप्लाई कर दो या ba का मल्टीप्लाई कर दो तो वो दोनों वैल्यू जो है वो सेम आएगी। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 में है कि अगर हमको a की वैल्यू गिवन है डायगोनल के टर्म में, ये d1 0 0 0 d2 0 0 0 d3, तो यहाँ पे जो डिटरमिनेंट a आने वाला है वो सीधे सीधे हम देख रहे हैं कि अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, d1 into d2 into d3। ये इसलिए बता दिया मैंने क्योंकि अभी n पावर तक जाएगा, 10 होंगे 12 होंगे तो सारे का सारा सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्सपेंड करने की हमें जरूरत नहीं है। 4/4 का होगा तो 4 का मल्टीप्लाई होगा, n तक होगा तो n तक का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 में तो इजी दिख रहा है, 3 में तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 5 के बाद हाँ यहाँ पर एक चीज और बता दूं, वैसे तो अभी हमने इनवर्स पढ़ा नहीं है। इनवर्स अगर यहाँ पर होता था तो ये क्या हो जाता था, अगर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे तो इनका भी तीनों का यानी 1/d1 इनवर्स 1/d1 1/d2 1/d3 हो जाएगा। खैर अभी हमने ये पढ़ा नहीं है तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं ये बात। लेकिन अगर जो लोग इनवर्स के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि अगर a मैट्रिक्स हमारा ये गिवन है तो अगर इसका इनवर्स निकालेंगे तो जो डायगोनल है, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके भी सारे एलिमेंट्स का इनवर्स हो जाता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, वो इनवर्स में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 6 है कि अगर हम a स्क्वायर निकालें या a क्यूब निकालें और उसका डिटरमिनेंट निकालें या डिटरमिनेंट ऑफ a निकाल के उसकी पावर 3 कर दें तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, वैसे तो प्रॉपर्टी और भी है डिटरमिनेंट्स की, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो 6-7 और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वो अभी हम आगे करेंगे, नहीं तो फिर पूरा चैप्टर यही। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है जो हमारे अभी यहाँ पर काम आने वाली है, तो इनको इसलिए हमने यहाँ पर कर लिया हुआ है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी जरूर याद रखें और अपनी डायरी मेंटेन करें, जो मैंने पहले भी बोला था। उस डायरी में सारे जो भी प्रॉपर्टीज है वो सारे नोट करते जाए और उनको रोज सवेरे उठ के याद करें, देखें, उनसे बातें करें। रोज जब उनको तरफ देखेंगे ना तो वो भी हमसे बातें करने लगेंगे, है कि नहीं? तो वो हमसे बातें करेंगे और हम उनसे बातें करेंगे, हम उन्हें इग्नोर नहीं करेंगे तो फिर मामला कंफर्म हो जाएगा, उनका और हमारा रिलेशन अच्छा हो जाएगा। और अगर हम किसी को इग्नोर करेंगे तो वो भी हमें इग्नोर करेगा, फिर हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। ठीक है, तो हमें इनसे इनकी तरफ एक प्यार भरी नजर से सवेरे सवेरे उठ के सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट देख लेना है, वो दिन भर हमारे साथ रहे। ठीक है, तो वैसे तो आप सारे देखते हो, सारे देखते हो, मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर, सारे के सारे लोग देखते हो, देखते हैं ना, बातें तो करते हो। मैं जो 11th क्लास का वो भी जरूर सवेरे उठ के देखे। अभी भी अगर कुछ वीआईपी लोगों ने मतलब पूरी एक डायरी मेंटेन नहीं की है तो उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जो है एक डायरी मेंटेन करें और उसके एक चैप्टर के फॉर्मूले लेके पहले उसको याद करें, फिर दूसरा लिखें। क्योंकि अगर आपने सारे एक साथ लिख दिए फिर याद करना चालू किया तो फिर नहीं मजा आएगा। आप पहले एक चैप्टर भी लिखते हैं और उसको याद करते हैं। ओके,
तो आगे देखते हैं फिर ये हमारे डिटर्म, हाँ इसका एक मेथड तो ये हो गया कोफैक्टर मेथड, एक मैं दूसरा मेथड भी इसका बता देता हूँ, लेकिन वो 3x3 के लिए है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको देखते हैं। दूसरा मेथड सेकंड मेथड है, सेम इसी से यही आंसर आने वाला है, लेकिन वो 3/3 में एप्लीकेबल होगा और वो इजीली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं 3/3 के लिए। तो उसका नाम क्या है, सेकेंड वाले मेथड का जो नाम है वो है सारस। इसको हम सरस भी बोल सकते हैं, सरस, सरस 6। तो ये सरस है मेथड, इजी है बहुत। इसको वैसे तो इसका नाम है सारस। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मैं डिटरमिनेंट्स a इक्वल टू गिवन है a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3, अब हमें इसका डिटरमिनेंट डालना है। तो इसका मेथड क्या होता है, पहले आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 को नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर फर्स्ट वाले कॉलम को फिर से नोट कर लीजिए a1 a2 a3, सेकेंड वाले कॉलम को नोट कर लीजिए b1 b2 b3। उसके बाद हमें क्या करना है, हम इस टाइप से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रूल हमको ध्यान रखना है। इन तीनों का मल्टीप्लाई प्लस साइन के साथ, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ, मतलब प्लस के साथ का मतलब इसका जो आंसर आएगा और जो इसका आंसर आएगा दोनों को ऐड कर देंगे और इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों को प्लस कर देंगे। क्या आएगी वैल्यू, अगर हम यहां देखें तो आएगी a1 b2 c3 प्लस b1 c2 a3 प्लस c1 a2 b3, ये तीनों प्लस साइन के साथ आ गए। फिर माइनस के साथ क्या आने वाला है, ये माइनस के साथ, ये माइनस के साथ और ये माइनस के साथ। तो क्या वैल्यू आएगी a3 b2 c1 प्लस b3 c2 a1 प्लस c3 a2 b1। ये वैल्यूज जो आई है उसमें भी अगर आपने देखा हो कोफैक्टर में 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस ऐसे करके बन रहे थे, तो वो सारे प्लस एक साथ हो गए और सारे माइनस जो है हमारे वो एक साथ। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आंसर क्यों दे देगा, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई भी एलिमेंट 0 हो गया, 2 0 हो गया, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ हो गया, तो वो डायरेक्ट 0 दे देगा। तो ये दूसरा मेथड भी हमें ध्यान रखना है, सरस, ठीक है ना। सरस हमारे यहाँ होते हैं ना सरस, तो वही हमारा ये सारस मेथड है, सेकंड मेथड डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना। बात क्लियर। तो नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं आगे। अब हम क्या है थोड़ा स्पेशल टाइप की चीजें पढ़ेंगे जो हमने अभी नहीं पढ़ी थी मैट्रिक्स के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग आ रही है सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। Some special type of matrix। हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हैं, इसीलिए इसको स्पेशल को बाद में रखना पड़ा आपको, क्योंकि अगर पहले हम करते तो इसमें क्या है मल्टीप्लिकेशन भी आएगा तो वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स में नंबर 1 लिख लेते हैं। और देखिए इसके नाम भी बहुत मजेदार है, याद रखने में थोड़ी सी आसानी होगी। उल्टा बोल देता हूँ, हो गया आसानी, बहुत इजी से नाम है, सुने होंगे आपने सब। पहले वाले का नाम है आइडेम्पोटेंट, टेंट तो सुना ही है, बस आइडेम्पो लगा लीजिए, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन भी मैं लिख देता हूँ, एक की डेफिनेशन लिख देता हूँ। आपकी ड्यूटी है कि सबकी डेफिनेशन वैसी बनने वाली है, आप वैसी सबकी डेफिनेशन बना के लिख लेंगे अपने नोट्स में। एक की डेफिनेशन लिख लेता हूँ, बाकी सबकी फिर कंडीशन ही लिखने वाले हैं और कुछ नहीं लिखेंगे। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ये क्या होता है,
A square matrix A is called idempotent matrix if A square equal to A। अगर कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है, जिसका उसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें, ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, पिछले घंटे हमारी बात हो चुकी है, जैसे ए और बी दिया तो ए बी हो जाता था, तो ए और ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू अगर हम निकालें और फिर वही मैट्रिक्स आ जाए, जादू हो जाए। ए मैट्रिक्स हमको गिवन है, ए का ए में मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर आ गया, और उसकी वैल्यू अगर वही सेम मैट्रिक्स आ जाता है तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। A square matrix A is called idempotent matrix if A square equal to A। अभी सारे क्वेश्चन मैं एक साथ इन सबके दे दूंगा, तो वो आप आराम से करते रहना। अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई करके अगर मैं बताऊंगा तो एक ही की मल्टीप्लिकेशन में सारा टाइम चला जाएगा। मैं आपको होमवर्क में वो सारे एग्जांपल दे दूंगा कि चेक करो कि आइडेम्पोटेंट है कि नहीं है। ओके, तो हमें सिर्फ क्या लर्न करना है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें उसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें और वही मैट्रिक्स सेम आ जाए, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इजी। ठीक है, सेकंड मैट्रिक्स लिख लेते हैं। हाँ, एक चीज और बता देता हूँ, जो भी आप डेफिनेशन लिखेंगे उसमें कम से कम इतनी 4 लाइंस जरूर छोड़ देंगे, क्योंकि कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो बाद में हमको इससे रिलेट होकर आएगी, तो हमें फिर यहाँ पर उसको ऐड करना पड़ेगा। अभी मैं बताऊंगा तो आपको अजीब लगेगा, जैसे मैं कहूँ कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का पीरियड क्या होगा, तो अभी तो हमने पीरियोडिक मैट्रिक्स पढ़ाई है, तो फिर कैसे यहाँ बता सकता हूँ। तो इसलिए जो भी आप नोट्स, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी आप नोट्स बनाएं तो कम से कम जो भी एक के बाद दूसरा पार्ट लिख रहे हैं, कम से कम 4 लाइन का बीच में गैप जरूर दे, 4 से 5 लाइन 6 लाइन, ताकि उनके बीच में हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सके। कोई अच्छा सा क्वेश्चन इसमें रिलेटेड मिल जाए उसको यहाँ ऐड कर लें, कोई अच्छा इसके बारे में और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट शॉर्ट ट्रिक मिल जाए वो यहाँ ऐड कर लें। कोई भी नोट्स बनाए, पीसीएम किसी के भी, बी के भी, तो हम क्या करें उसमें कोई ना कोई थोड़ी सी जगह जरूर छोड़े, ताकि उसको बाद में अगर हमने ये लिखा उसके नीचे डायरेक्ट ये लिख दिया, फिर हमें यहाँ पर कुछ ऐड करना है तो वो ऐड नहीं हो पाएगा और देखने में भी बड़ा अजीब लगेगा। तो इसलिए हम जो भी लिखे उसके बीच में गैपिंग जरूर रखें। ओके, समझदार है आप लोग, समझदार करेंगे हम, मैंने बताया था आपका पक्का। दूसरा आइडेम्पोटेंट के बाद क्या आ जाएगा, निल्पोटेंट, क्योंकि टेंट में टेंट लगा रहे हैं। आइडेम्पोटेंट के बाद निल्पोटेंट मैट्रिक्स। A square matrix A is called nilpotent if A to the power m equal to 0। 0 का मतलब जीरो मैट्रिक्स है, m जो है वो क्या है, इंडेक्स ऑफ निल्पोटेंट है। मतलब अगर हमने सॉल्व किया और a स्क्वायर की वैल्यू 0 0 0 0 ऐसे आ गई, तो इसका मतलब इसका इंडेक्स कितना हो जाएगा 2। अगर a क्यूब a स्क्वायर 0 नहीं आ रहा है तो हमने a क्यूब निकालना, हो सकता है a क्यूब की वैल्यू 0 आ जाए, तो उसका इंडेक्स क्या हो जाएगा 3। तो ये जो है मैं इसी को बोल देते हैं इंडेक्स ऑफ निल्पोटेंट। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। थर्ड लिख लेते हैं, आइडेम्पोटेंट हो गया, निल्पोटेंट हो गया, अब आ जाते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। Same definition, a square matrix A is called involutory if A square equal to I। अगर एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें उसी का मल्टीप्लाई किया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। क्लियर है, A स्क्वायर निकाले और आइडेंटिटी 2/2 का बन जाए, 3/3 का बन जाए, तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अगर आता है तो वो है इनवॉल्यूटरी। आई आ रहा है ना, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि आई आया है तो फिर आई ही आने वाला है इसमें। आइडेम्पोटेंट तो याद रखना ही पड़ेगा आपको। निल्पोटेंट, नील हो गया यानी 0 हो गया तो निल्पोटेंट बन गया। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर में हम करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स, A square matrix A is called symmetric matrix। अगर उसका ट्रांसपोज कर दे और वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
कोई भी मैट्रिक्स, अगर एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका अगर हमने ट्रांसपोज किया और वही मैट्रिक्स आ गया, एक बहुत इजी सा एग्जांपल है जिसको आप देख भी चुके हैं, ए एच जी एच बी एफ और जी एफ सी, ये कोनिक सेक्शन में ए बी सी प्लस 2 एच जिसको जब एक्सपेंड करते थे तो वही वैल्यू आती थी ए बी सी प्लस 2 एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। ये मैं बात कर रहा हूँ कोनिक्स की 11th क्लास की, उसमें यही इसी से बना हुआ था। इसको अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो वही मैट्रिक्स आने वाला है, तो इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करें और वही मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है। उसके बाद 5th नंबर में सबके बीच में गैपिंग आपको जरूर छोड़नी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जहां पर भी स्क्यू वर्ड आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो A ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए के इक्वल आ जाएगी। अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज किया और फिर उसने एक माइनस साइन के साथ मैट्रिक्स बन गया, उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका हम एग्जांपल दे सकते हैं, अभी हम बहुत सारे एग्जांपल एक साथ देंगे। तो इसके बाद जरा इन दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं यहीं पर, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। और भी आगे अप्रॉक्स 40 स्पेशल है हमारे लिए टाइप ऑफ मैट्रिक्स। पहले जरा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात आ रही है, और ये एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो लिख लेते हैं। तो यहाँ के बाद फिर लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Write down properties of symmetric and skew symmetric matrix. Properties of symmetric and skew symmetric matrix. ठीक है। If A is a square matrix, अगर A जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, then पहली प्रॉपर्टी है कि A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये एनसीईआरटी में भी गिवन है और प्रूफ करने के लिए बोर्ड वाले भी पूछते हैं। अभी मैं इसको बता देता हूँ कैसे करें, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी जो मैं यहाँ पे नोट करूंगा वो सब आपकी ड्यूटी है कि आप प्रूफ करेंगे, उसके लिए मैं कर दूंगा, लेकिन फिर भी एक बार आप अपने से जरूर करेंगे। ये दोनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो A जो है वो A is a symmetric matrix, A is a symmetric matrix, then A plus A transpose is a symmetric matrix and A minus A transpose is a skew symmetric matrix। तो हम जरा यहाँ पर A को देखते हैं। अगर A जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज इक्वल टू A हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है। फिर इसको B लेट कर लेते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए B लेट कर लेते हैं कि B को हमको A प्लस A ट्रांसपोज को हमें क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक। तो अगर हमने इसको B को ये लेट किया हुआ है तो इसका ट्रांसपोज भी क्या आना चाहिए, सिमेट्रिक लाना है तो यही आना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज करके देखा, B ट्रांसपोज की वैल्यू B की इक्वल आनी चाहिए, तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी आपको याद होगी, मैंने पिछले टर्म में बताई है, ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो A ट्रांसपोज और ये A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो मींस ये A ट्रांसपोज और ये A। तो ये देखिए B ट्रांसपोज की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई है, B ट्रांसपोज इक्वल टू B, क्योंकि B की वैल्यू A प्लस A ट्रांसपोज होता है। तो इसका मतलब A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अगर A माइनस A ट्रांसपोज की बात करते हैं तो इसको थोड़ी देर के लिए C लेट कर लेते हैं, यहाँ कर लेता हूँ इसको, लेट C इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज किया हमने तो A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया ये। अब A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज माइनस A। अब देखिए यहाँ पर अगर माइनस कॉमन लेता हूँ तो A माइनस A ट्रांसपोज हो जाएगा। तो C ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज C की इक्वल होगी। तो C ट्रांसपोज की वैल्यू अगर माइनस C की इक्वल होगी, अगर प्लस C इक्वल होती है तो सिमेट्रिक, और अगर माइनस C इक्वल होगी तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। निकाल से यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, मैं यहीं पर लिख देता हूँ माइनस C। यही से समझ में आ रहा है कि माइनस C हो गया।
तो इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। बात क्लियर है? तो अगर ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है तो हम उसको a प्लस a ट्रांसपोज को बोलेंगे सिमेट्रिक और a माइनस a ट्रांसपोज को बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, अच्छा इसमें एक और ऐड कर सकते हैं कि अगर a ट्रांसपोज है वो भी सॉल्व करके देख लेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या हो जाएगी? कोई भी मैट्रिक्स होगा, ये मैं बता रहा हूं बोर्ड का इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी भी एक मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि एक कोई भी मैट्रिक्स ए है उसको सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिखकर दिखाइए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ए को ऐसे लिख लेते हैं, a इक्वल टू हाफ a प्लस a ट्रांसपोज प्लस हाफ a माइनस a ट्रांसपोज। किसी भी मैट्रिक्स A को हम सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। A प्लस A ट्रांसपोज, ये कोई भी मैट्रिक्स A था, ये कोई भी मैट्रिक्स A था, ये जो है वो किसमें हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया, और ये जो है वो किसमें बन गया? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बन गया। ठीक है, ये जो है वो सिमेट्रिक, अभी हमने प्रूव किया था कि ये जो है सिमेट्रिक है, और ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक में बन गया A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। ये तो बहुत इजी बोर्ड में गिवन भी है, एनसीईआरटी की बुक में भी गिवन है। कोई भी एक मैट्रिक्स ए नोट कर लेना, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ए निकालना, उसका ए ट्रांसपोज दोनों को ऐड करके बाहर हाफ, ए माइनस ए ट्रांसपोज करके बाहर हाफ। तो एक सिमेट्रिक और ये अभी हमने प्रूव किया कि ये सिमेट्रिक है, और ये अभी हमने प्रूव किया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। सेकंड प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, इफ ए एंड बी आर symmetric matrix then a plus b हो या a minus b हो या ab plus ba हो, इसको हम क्या बोलेंगे? symmetric matrix, और ab minus ba is skew symmetric matrix। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन जेईई में पूछा गया है। ठीक है, तो हम इसको अभी कर लेते हैं, बहुत इजी है। ए और बी सिमेट्रिक है, तो ये तो करने की जरूरत नहीं है, इसको जरा देख लेते हैं। इसको हमने एक नया मैट्रिक्स सी ले लिया, सी को लिखा ए बी प्लस बी ए। अब इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। ए और बी सिमेट्रिक है, तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए की इक्वल है और बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी की इक्वल है। तो जरा इसका सी ट्रांसपोज करके देखते हैं। तो ए बी प्लस बी ए का क्या हो जाएगा? होल ट्रांसपोज, फिर ये ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी यहां लग जाएगी, ए बी का होल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी की इक्वल है और ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए की इक्वल है। तो देखिए ये सी ट्रांसपोज जो है वो सी की इक्वल आ गया। ए बी प्लस बी ए ही लिखा हुआ है ये, तो ए बी प्लस बी ए आ गया, तो इसका मतलब ये जो है वो कौन सा मैट्रिक्स हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। क्लियर है? इसको भी प्रूव कर लेते हैं, ये भी इजी है। इसको डी लेट कर लेते हैं, कोई मैट्रिक्स डी, लेट डी इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, और इसका ट्रांसपोज करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। तो ए बी का क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी की इक्वल, ए ट्रांसपोज ए माइनस ए बी। ये देखिए यहाँ पर ये माइनस अगर कॉमन ले लें तो डी ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस डी की इक्वल आ रही है, और अगर डी ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए बी माइनस बी है डी है, तो इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात क्लियर हो गई होगी? तो ये भी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ये तो जेईई में पूछी गई है, इसका ध्यान रखें, खास ख्याल रखें। तो मैंने आपको होमवर्क में तो बोला ही जितना हम करते जा रहे हैं उससे रिलेटेड सारी चीजें हम करेंगे। ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी ये होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी एक और लिख लेते हैं इसकी। फोर्थ प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में।
if A and B are skew symmetric, next property है, if A and B are skew symmetric matrix, then A plus minus B या AB minus BA are skew symmetric, and AB plus BA are symmetric matrix. ये हमारी याद हो जाएगी A plus B minus B। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं सेम मेथड जो भी मैंने पिछली प्रॉपर्टी में बताया, उसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद अब आगे स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमारे 5 हुए थे, तो हम नेक्स्ट 6 से स्टार्ट करेंगे। 6 प्रॉपर्टी स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स में 6 नंबर से स्टार्ट करते हैं। ये तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन थी, वो हमने लिख लिया। जब प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे एक और प्रॉपर्टी ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये हो जाएगी हमारे, ये भी मुझे याद है तो मैं भी कर देता हूं। अगर हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर का है, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी आगे भी हो सकती थी लेकिन अभी यहीं पे कर लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, खास ध्यान रखेंगे इसको भी आगे पढ़ना था हमने लेकिन अभी लिख लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज एक बड़ा सा 0। ऑड ऑर्डर की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। 3/3 का अगर है या 5/5 का है तो उसका डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत नहीं, उसका मतलब उसको चेक करने की जरूरत नहीं कि सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक, देखते हैं बता देंगे कि अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा 0। और डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर इज नॉन जीरो परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर एक ऐसी वैल्यू आएगी जो नॉन जीरो होगी और दूसरी बात परफेक्ट स्क्वायर भी होगी। तो ये प्रॉपर्टी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की और नोट कर लेते हैं। उसके बाद आगे क्या करते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, मतलब सब स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स का जो 6 पार्ट है वो सिंगुलर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स दुनिया में, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, सारे स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है क्योंकि डिटरमिनेंट की बात करेंगे तो जब भी कभी बात करेंगे डिटरमिनेंट की तो इसका मतलब हम स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात कर रहे हैं। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको हमने एक्सपेंड किया और उसका डिटरमिनेंट निकाला, मैट्रिक्स को नहीं एक्सपेंड किया था, उसका डिटरमिनेंट निकाला और उसको एक्सपेंड किया तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। 7 नंबर पे लिख लेते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट निकाला और वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया, उसको क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी जो स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है उसका नंबर 8 है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसमें बेसिक क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं जेई में। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका खुद का ट्रांसपोज करें और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसकी एक प्रॉपर्टी है वो यही पे मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे A1 B1 C1 है, A2 B2 C2 है और A3 B3 C3 है। एक तो तरीका ये है कि हम A निकालें और उसका फिर A ट्रांसपोज निकालें, दोनों का मल्टीप्लाई करें और उसको आइडेंटिटी की इक्वल कर दें। तो ये तरीका है। दूसरा एक और इजी मेथड है जो कभी कभी काम आएगा, बल्कि हमेशा ही काम आएगा, 99% तो आने वाला है।
1% में तो कुछ भी वो जेई वाले हैं दिमाग लगा देंगे अपने से ज्यादा, तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन 99% तो वो काम आने वाला है। तो उसमें हमें क्या ध्यान रखना है, उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो है वो फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, कॉलम फर्स्ट है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है, कॉलम 3 सी का यूज कर लिया, जैसे कॉलम 3 लिख देता हूं मैं इसको। ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल नाम सुना है हमने, वेक्टर पढ़ा हुआ है, वेक्टर फिजिक्स में 11th क्लास में, 12th में तो नहीं पढ़ा, 11th में पढ़ा है। दो वेक्टर ऑर्थोगोनल हो तो उसकी क्या कंडीशन होती है, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो उनकी क्या कंडीशन होती है, याद है किसी को? पूछ तो सकता नहीं हूं मैं, किसी से नहीं पूछ सकता, वापस भी आपसे बात कर सकता हूं। लकी हो रहे हो आप लोग इससे कि नहीं पूछ पा रहा हूं आप लोगों से, है कि नहीं? कोई बात नहीं, जब मिलेगा तब पूछेंगे। तो ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसे दो मैट्रिक्स सॉरी, अगर हम वेक्टर की बात करें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की तो बाद में उससे रिलेट करके लाएंगे। दो वेक्टर का परपेंडिकुलर होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, और दो वेक्टर का पैरेलल होते हैं जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ये हम 11th में पढ़ चुके हैं, आपको भी याद होगा, पक्का याद है, कोई शक वाली बात ही नहीं, पक्का याद है। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0, तो दो मैट्रिक्स अगर परपेंडिकुलर है ऑर्थोगोनल है तो उनका भी डॉट प्रोडक्ट 0। अब डॉट का क्रॉस तो इसमें होता नहीं, तो उनका सिंपल प्रोडक्ट कोई दो रो का मींस R1 और R2 का कर दो वो 0, R2 और R3 कर दो वो 0, R3 और R1 कर दो ये 0, ये तीनों आपको 0 करने पड़ेंगे, ठीक है? उससे भी हम चेक कर सकते हैं कि ऑर्थोगोनल है, और अगर ऑर्थोगोनल गिवन है तो उसमें ये कंडीशन लगा सकते हैं, या फिर कॉलम वाइज भी हम कर सकते हैं कि पहले दो का मल्टीप्लाई दूसरे दो का और C3 और C1 सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 0 है तो भी वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स डायरेक्ट देख के समझ में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी मैं करूंगा इससे रिलेटेड, तो आपको ज्यादा आइडिया हो जाएगा कि कैसे करते हैं इसको, ठीक है? बात क्लियर होगी? तो ये हमारा हो गया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद थोड़ी सी जगह मैंने बताया ना बचनी है, क्योंकि कुछ चीजें बाद में ऐड करेंगे जो अभी हम नहीं बात कर सकते, तो फिर इसके लिए हमको थोड़ी सी जगह छोड़नी है, पक्का है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बाद अब हमारी बात करते हैं, नेक्स्ट नंबर है 9 नंबर है कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ये तो बहुत इजी है, कोई टाइप भी नहीं बोलेंगे इसको। ए गिवन है a प्लस आई बी, बल्कि हम ऐसे लिख लेते हैं 2 प्लस आई 3 माइनस आई माइनस 3 आई लिख लेते हैं माइनस आई और प्लस 2। तो ये कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 माइनस आई हो जाएगा, 3 प्लस आई हो जाएगा, और माइनस आई की जगह प्लस आई, और 2 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स बहुत इजी है, जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था उसी में हम क्या करेंगे उसका कॉन्जुगेट कर देंगे बस, और कुछ नहीं। ओके, बात क्लियर है? उसके बाद 10 नंबर पे है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को ऐसे डिनोट करेंगे या फिर एक ऐसे भी डिनोट करेंगे, इसका खास ध्यान रखना है। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को ऐसे भी डिनोट करते हैं, तो ये तो हमें याद रहेगा, यहाँ टी भी लिख सकते हैं, लेकिन ये हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है? तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज यहीं पे मैं कर देता हूँ, ये ए हमारा गिवन था जो ऊपर गिवन है, उसी का पहले हम ए बार निकाल लेते हैं जो कि ये भी ऊपर गिवन है। ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर लेंगे। 2 माइनस आई है, ये आई हो जाएगा, और यहाँ 3 प्लस आई है, और यहाँ 2 है। तो ये कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हमारा ऐसे निकल के आ जाएगा। बात क्लियर है? उसके बाद 10th के बाद 11 नंबर पे आ जाते हैं। 11 नंबर में हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आ जाएगा, इसी से रिलेटेड जो हमने 9 10 पढ़ा है उसी से रिलेटेड हमारा 11 नंबर वाला हो जाएगा। 11th नंबर में हम एक नया नाम इसका देंगे, उसका नाम होगा हर
हर्मिशियन मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका कॉन्जुगेट करे और ट्रांसपोज करे और वो सिर्फ अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, उसको हम क्या नाम देंगे? हर्मिशियन मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका कॉन्जुगेट करे और साथ में ट्रांसपोज करे और वही मैट्रिक्स आ जाए, तो उसको हम नाम देते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। बात क्लियर है? तो ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की वैल्यू। उसके बाद दूसरा है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स अगर किसी का कॉन्जुगेट करे और उसके बाद उसका ट्रांसपोज करे और वो वैल्यू जो है वो माइनस ए की इक्वल आ जाए। स्क्यू वर्ड आते ही बताया था कि स्क्यू जैसे है तो माइनस साइन आ जाता है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स ये और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए की इक्वल है। ठीक है, तो इसके भी एग्जांपल हम करेंगे। उसके बाद 13 लिख लेते हैं। 13 में पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें a टू द पावर k प्लस 1 करे और वो a की इक्वल आ जाए। k जो होता है वो क्या है? पीरियड ऑफ मैट्रिक्स, और ये कोई नेचुरल नंबर ही होगा k। मींस अगर k की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर दें, सपोज करते हैं k की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो ये a स्क्वायर इक्वल टू a आ जाएगा। a स्क्वायर इक्वल टू a आ गया, तो ये किसकी कंडीशन है? ये कंडीशन तो आइडेंपोटेंट की है। आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स अभी हमने पहले नंबर से स्टार्ट किया था, तो इसका मतलब इसमें k की वैल्यू क्या रखी गई? 1। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया कि पीरियड ऑफ आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ऐड हो गया। इसको यहां तो लिखना है आइडेंपोटेंट में, कोई लिख लेते हैं। वहां पहले नहीं लिख सकते थे क्योंकि हमको पीरियोडिक मैट्रिक्स का आईडिया नहीं था, लेकिन अब तो लिख सकते हैं। बात क्लियर है? तो ये हो गया पीरियोडिक मैट्रिक्स। एक और लिख लेते हैं 14 नंबर में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इसमें 14 पार्ट हो गए। उसका नाम हो जाएगा 14 नंबर का नाम हो जाएगा यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स और उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज अगर i की इक्वल आ जाता है, a into a conjugate transpose equal to i, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? यूनिटरी मैट्रिक्स बोल देंगे। a into a conjugate transpose की वैल्यू i की। ठीक है, तो ये जो है हमारे को मैट्रिक्स हो जाएगी। जल्दी से नोट कर लेते हैं, फिर इनके कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको चेक करके बताना है कौन सा क्या मैट्रिक्स है। इनकी नोट करिए जल्दी से। तो चलिए जल्दी से मैं ये क्वेश्चन रीड कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। a की वैल्यू 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ट्रू या फॉल्स में बताना है। कुल मिला के चेक करना है, ट्रू फॉल्स के लिए सब लिखा हुआ है, हमें ये चेक करना है। और हमारी प्रैक्टिस अभी नहीं हो पाई थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में चेक करने की, तो वही चेक करना है। 5 1 3 5 2 6 -2 -1 -3 is important matrix. A equal to -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1 is involuntary matrix. A equal to 0 2 -3 -2 0 5 3 -5 0 is skew symmetric matrix. A equal to A B minus IC B plus IC D is Hermitian matrix. True or false? और this is a skew Hermitian matrix. 0 -2 plus I 2 minus I and 0। ये चेक करके बताना है कि ये skew Hermitian matrix है कि नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 5 तक तो यहाँ चेक करने वाला है। 6 में अभी आपको बताने वाला हूँ कि 6 कैसे सॉल्व करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट अभी मैंने पीछे बताया था। इसमें A into A ट्रांसपोज I गिवन है, या A into A ट्रांसपोज into A, जैसे इसमें ये भी गिवन था I की इक्वल है। तो इसका मतलब यहाँ से हमको आइडिया हो गया कि ये जो है वो कौन सा मैट्रिक्स है। बताओ क्या मतलब मैं ही बता देता हूँ। तो ये मैट्रिक्स जो है वो कौन सा है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन है, मैंने बताया कि एक तो हम कर सकते हैं कि हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दें। एक हम कर सकते हैं कि हम मल्टीप्लाई करें,
और ए निकालना है, फिर ए ट्रांसपोज निकालना है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आई से इक्वेट करा दे। और एक हो गया रामबाण इलाज, वो क्या इलाज है देख लेते हैं। उसको मैं फिर एक बार यहाँ लिख लेता हूँ, a इक्वल टू 1/3 टाइम्स गिवन है, 3 को उधर भेज दिया मैंने, 1 2 2 2 1 माइनस 2 x 2 और y ये गिवन है। और ये कह रहा है कि a टू a ट्रांसपोज आई, अभी मैंने बताया था ना कि हमें x और y पहले तो अगर ये सारे नंबर होते तो डायरेक्ट चेक कर लेते हैं कि ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं। यहाँ पर x और y निकालना है और फिर उन दोनों का मल्टीप्लाई भी करना है, फिर बतानी है वैल्यू। तो x और y दो वेरिएबल है, तो दो अननोन है हमारे पास x और y, इन्हीं को सॉल्व करना पड़ेगा। तो उन्हीं दो अननोन को कैसे निकालेंगे, तो हम चाहे तो देखो 2 1 जा 2 2 प्लस 2 4 माइनस 4 0 आ रहा है, इसका मतलब पक्की बात हो गया कि ये है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग, r1 into r2 equal to 0, 2x plus 2 minus 2y equal to 0, तो it means x minus y equal to -1, ये इक्वेशन बन गई, x minus y minus 2, 2 से डिवाइड किया तो ये, फिर r2 हो गया तो r3 into r1 कितना हो जाएगा, x, ये भी 0 के इक्वल हुआ तो x plus 4 plus 2y equal to 0, means x plus 2y equal to minus का कितना आ गया ये 4, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, x minus y minus 1 x plus 2y minus 4 माइनस माइनस प्लस, ये कट कर दिया, माइनस का कितना हो गया ये 3y और 4 minus 1 3, तो y की वैल्यू -1 आ गई और y की वैल्यू -1 यहाँ पुट कर देते हैं, x minus y minus 1, तो x plus 1 equal to -1, तो x की वैल्यू -2 आ गई, तो x into y कितना हो गया 2, तो ये हमारा आंसर आ गया 2। हम डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं या हम कॉलम वाइज भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी देखिए डायरेक्ट हमें ये जो इक्वेशन बन गई, अगर हम कॉलम वाइज डायरेक्ट करते हैं, ये देखिए 2 1 जा 2 2 1 जा 2 4 और प्लस 2x, तो डायरेक्ट x की वैल्यू आ जाती है। अगर हम इसको कॉलम वाइज करते हैं, c1 into c2 equal to 0, तो 2 1 जा 2 प्लस 2 प्लस 2x equal to 0, तो 2x equal to -4, तो x की वैल्यू -2। ये देखिए डायरेक्ट सॉल्व करने से भी x की वैल्यू -2 आ रही है, यहाँ से डायरेक्ट आ रही है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो y डायरेक्ट मिल जाएगा। अगर हम c2 डॉट c3 0 कर दें तो 4 minus 2 plus 2y equal to 0, तो 2y equal to -2, तो y equal to -1। ये देखिए डायरेक्ट सॉल्व हो गया है। तो ये हमारा क्या है, रामबाण इलाज है इस तरह के क्वेश्चंस को करने का, कि जेईई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर ऑब्जेक्टिव होता है चेक करने के लिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव तो ये भी है, इसमें तो x और y अननोन थे, इनको निकाल के मल्टीप्लाई करना पड़ा। यहाँ पर हमें क्या है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि चेक करो कि ऑर्थोगोनल है, तो हम डायरेक्ट यहीं पे मल्टीप्लाई करके ऐड करके देख लेते हैं। अगर ये भी 0, ये इनटू ये 0 और ये इनटू ये 0, ऑर्थोगोनल हो गए। तो यहीं से ये वाली क्लास कंप्लीट करते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है, एक तो सेफ रहे, सुरक्षित रहे, घर पे रहे और अच्छे से पढ़ाई करें, और जितना होमवर्क मिल रहा है उसको डेली के डेली अपलोड करते जाए। एक एक को मुझे कहना ना पड़े, आप अपना होमवर्क मुझे पर्सनली जरूर भेजते रहे सारे के सारे, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करें, जो भी आज की क्लास के इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको अपनी डायरी में नोट कर लें और उनको लर्न करना बहुत जरूरी है। ओके, ठीक है, बाय बाय।